राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी, सीएम अशोक गहलोत के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने गहलोत को बताया अपना दोस्त और सीएम गहलोत बोले लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई होती है। पीएम मोदी ने गहलोत को बताया दोस्त। कर्नाटक विधानसभा में मतदान जारी, 1 बजे तक 37.25% लोगों ने डाला वोट। 13 मई को होगी वोटों की गिनती। किसे मिलेगी शाह, किसे मिलेगी बात। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, पाकिस्तानी मीडिया और न्यायपालिका को बताया स्वतंत्र, जबकि भारतीय मीडिया और न्यायपालिका पर उठाए सवाल। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर कसा तंज। अखिलेश की काबिलियत पर खड़े किए सवाल। कहा अखिलेश यादव अपने पिता की तरह नहीं रखते काबिल, उनके जैसा हौसला नहीं रखते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी सेना में दो फाड़, कई जगहों पर सेना के जवानों ने बल प्रयोग करने से किया इनकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। वकील खान शौलत हनीफ को सीजेएम कोर्ट में किया गया पेश। धूमनगंज थाना पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया है। शौलत हनीफ की कस्टडी की मांग पर कोर्ट में सुनवाई। प्रयागराज पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी की मांग की। सुनवाई के बाद शौलत खान को वापस जेल भेजा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। बड़ा अपडेट उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सुनवाई के बाद शौलत खान का जो ऑर्डर है वो सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। वकील खान शौलत हनीफ को सीजेएम कोर्ट में किया गया पेश। धूमनगंज थाना पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। शौलत हनीफ की कस्टडी की मांग पर कोर्ट में सुनवाई। प्रयागराज पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी की मांग की। सुनवाई के बाद शौलत खान को वापस जेल भेजा गया और कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा। तो वहीं पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान सुलग रहा है। पाकिस्तान से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इमरान के समर्थक आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सेना में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर पीटीआई समर्थकों पर बल प्रयोग से सेना ने इनकार कर दिया है। सैन्य मुख्यालय पर भी हमले के दौरान ड्यूटी पर मौजूद संतरी पीछे हट गए। लाहौर में भी पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर के बाद तैनात सैनिकों ने भीड़ के सामने समर्पण कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें इमरान खान की मदद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को इमरान खान आर्मी चीफ भी बनाना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी के बीच तनातनी का माहौल बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सेना में 2 फाड़ हो गए हैं। तो हिंसा की आग में जलता पाकिस्तान, कई जगह आगजनी की जा रही है। पाक में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और ऐसे में वहां लगातार जो समर्थक हैं वो आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर समर्थक उतर गए हैं। पाकिस्तान में धारा 144 लगाई गई है। कई जगह इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। गिरफ्तारी पर पाकिस्तान आपस में ही भिड़ गई है। तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां देखिए किस तरह से सड़कों पर समर्थक उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान में लगातार हिंसा जारी है। 144 धारा लागू कर दी गई और इंटरनेट भी कई जगह बंद कर दिया गया है। हिंसा की आग में जलता हुआ पाकिस्तान। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पाक में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ जारी है। तो इमरान के समर्थक देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं समर्थक और जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। इमरान खान को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। इस सिलसिले में पाकिस्तान से लाहौर तक समर्थन में उतरे समर्थकों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। पाकिस्तान में गृह युद्ध की दस्तक अब साफ नजर आ रही है। हिंसा की आग में जलता हुआ पाकिस्तान ये बयां कर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई है।
इसी खबर को लेकर हमारे साथ रोविंदर फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। रोविंदर, जिस तरह से लगातार कल से ही अगर देखा जाए तो समर्थन में इमरान खान के समर्थन में लगातार तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है, क्या संदेश है इसका? इसका संदेश तो यही कि पाकिस्तान और ज्यादा अपनी डिवीजन, बर्बादी, नुकसान की तरफ जाता जा रहा है। इतना एक्सपेक्टेड था नहीं शायद, बट अभी भी ऐसा इमरान नेक्स्ट में ऐसा होगा। तो जिस तरह से भी चल रहा है हाल पाकिस्तान में, ये बड़ा दिक्कत है जी। और इसके चलते एक तो स्ट्रीट पे वायलेंस बढ़ेगा और फिर एक वक्त आएगा जब मिलिट्री को ही शायद कोई कड़े हाथ से उसको दबाना पड़ेगा, फिर लोग और भड़केंगे। महंगाई वैसी कमर तोड़ी हुई है लोगों की, तो काफी लोग तो इमरान सपोर्टर नहीं है मानिए, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत परेशान हैं आज की सरकार से, क्योंकि वो बिल्कुल रोविंदर, जिस तरह से पाकिस्तान में रोविंदर जी लगातार तोड़फोड़ की जा रही है, पहले से ही कंगाली की हालत में था पाकिस्तान और उसके बाद फिर इस तरह की तोड़फोड़ और ज्यादा आर्थिकी पर कितना असर पड़ने वाला है इसका? सॉरी, किस पे? हेलो जी हाँ जी, किस पर असर? जो रोविंदर जी, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में हिंसा देखने को मिल रही है, समर्थन में लोग भी वहां उतरे हैं और जो सेना है उसमें भी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। सेना में भी आ रहा है। एक्चुअली ये पाकिस्तान में एक तरह का वक्त है रेवोल्यूशन का जी। ओके, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि सिविलियन आम आदमी सेना के खिलाफ बोल रहे हैं और उसके घरों को जला रहे हैं। आप इमेजिन करिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जी। जी चलिए, ठीक है रोविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राजस्थान दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने नाथद्वार में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत को अपना मित्र बताया। तो वहीं इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई होती है। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं समझता हूं कि देश में यही परंपरा चले, देश में सभी धर्म के लोगों के बीच प्रेम भाईचारा बना रहे। हम इसी भावना के साथ कभी विश्वगुरु भी बन जाएंगे। गहलोत ने कहा कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। अगर इसी भावना के साथ चलेंगे तो देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए। पीएम मोदी उदयपुर से सीधे प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से श्रीनाथ जी दर्शन के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करते नजर आए। पीएम मोदी ने मंदिर के अंदर बैठकर पुजारी से बातचीत भी की। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर आम लोगों की भी भारी भीड़ जुटी थी। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ये मंदिर मुगल अत्याचारों की कहानी समेटे हुए है। यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति कृष्ण के बाल रूप में 7 साल की अवस्था में है। इस मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी की मूर्ति मुगल काल में औरंगजेब के हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के अभियान की याद दिलाती है। मुगल शासक और औरंगजेब मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसीलिए उसने अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। राज्य की 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव के मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। बीजेपी के सामने सत्ता परिवर्तन के 38 साल पुराने रिवाज को तोड़ने की चुनौती है, तो कांग्रेस वापसी करने की कोशिश में जुटी हुई है, जबकि जेडीएस किंग मेकर बनने की जुगत में लगा हुआ है। कर्नाटक के चुनाव में एक और सियासी दलों का भविष्य दांव पर है, तो राज्य में कद्दावर नेताओं की भी प्रतिष्ठा लगी हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जगदीश शेट्टार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कुमारस्वामी सहित कई दिग्गज नेताओं की भी साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी सरकार के कई मंत्रियों का मुकाबला कांग्रेस और जेडीएस के बड़े नेताओं से है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिंगाव सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनावी मैदान में हैं। सीएम बोम्मई के खिलाफ कांग्रेस से यासिर अहमद खान पठान और जेडीएस ने शशिधर चंद्र बसप्पा
ये लेकर किस्मत आजमा रहे हैं। मुंबई के लगातार 3 बार से यहां से बीजेपी के टिकट पर जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस और जेडीएस से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 37.25% मतदान हो चुका है। एआईआईएम नेता 2024 में विपक्षी एकता पर प्रतिक्रिया देते हुए वासी ने कहा कि अगर बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एक नेता मिल जाता है तो भी विपक्ष दलों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बगल में बैठ जाते हैं, कभी बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों के पास बैठ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के सामने सिर झुका देते हैं। सीएम योगी के माफिया वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी में जितने माफिया हैं उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि पुलिस की हिरासत में और मौजूदगी में कोई गोली मार देता है तो सीएम योगी कहते हैं मैंने माफिया को मार दिया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रवीण, कई तरह के बयान ओवैसी लगातार देते हुए आते हैं, लेकिन अब जो है सीएम योगी पर ओवैसी ने निशाना साधा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं गाजियाबाद के अंदर में जिस तरह से चुनावी माहौल इस समय गर्मा गर्मी में पकड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी अपने जो इनके समर्थक हैं, जो जिस तरीके से जो चुनाव लड़ रहे हैं आईएम के निशान पे, तो कहीं ना कहीं ओवैसी जो है एक तरीके से एक तीखी टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, खासतौर पर जो अतीक अहमद हत्याकांड हुआ, जिसके बाद जो वहां पर असद की जो हत्या हुई, उसके बाद मीडिया और पुलिसकर्मी के बीच में जिस तरीके अतीक और असद को मारा गया, तो कहीं ना कहीं जो जिस समय गोलीबारी हुई थी उसको लेकर तीखे सवाल किए। योगी आदित्यनाथ को यह भी बताया कि पुलिस के बीच में इस तरह से मुठभेड़ खून हो जाता है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ वाहवाही लूटते हैं, तो कई तरह की तीखी टिप्पणियां करी और हमला बोलते हुए कहा कि खासतौर पर जो अगर विकास चाहते हैं, अगर क्षेत्र में जो भी चाहते हैं तो अपने प्रत्याशी को जिताएं खासतौर पर। और लगातार जो अगर इस तरीके की टिप्पणी जो कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनावी जो है माहौल उसको गर्म कर दिया। खासतौर पर उन्होंने इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करना, इससे पहले भी कई तरीके के ऐसे बयान दे चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। कहीं ना कहीं राजनीति अब जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, हालांकि विधानसभा का ऐसा चुनाव नहीं है जिस पर इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरीके से जो बयानबाजी करी है वो कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाराणसी में नगर निकाय चुनाव में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पर 4 मई को निगम के चुनाव हुए थे, पर मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बावजूद कुलपति ए.के. त्यागी ने मतदान किया। मामला तूल पकड़ने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया। जांच कराने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट दोषी पाए गए। दोषियों पर कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है। वो प्रकरण जो है जो वीसी का नाम मतदाता सूची में ना होने के बावजूद उनको वोट डालने की एक सूचना अखबारों के माध्यम से पता चला, जिसमें जांच डिप्टी डीओ के स्तर से जांच हुई थी और जांच में ये पाया गया कि वहाँ की सेक्टर मजिस्ट्रेट और पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की सर कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई क्योंकि हम लोग आयोग के डेपुटेशन में हैं, तो आयोग निर्णय करेंगे, तो हम आयोग को पत्र भेज दिए गए और उसमें कार्रवाई। तो निकाय चुनाव में गड़बड़ी सामने आई है और उसकी शिकायत भी की गई है। मतदाता सूची में बिना नाम के कुलपति ने वोट डाला। 4 मई में नगर निकाय के प्रथम चरण के मतदान थे। ऐसे में वहां कई मतदाता पहुंचे थे जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी वोट डाला। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, तमाम ऐसी खबरें आई हैं मतदाता सूची में नाम ना होने के बावजूद भी वोट डाले गए हैं। जी पूनम, ऐसी बात आई है क्योंकि वाराणसी में जो काशी विद्यापीठ कुलपति हैं, उन्होंने नाम सूची में ना होने के बाद ही वोट किया, जिसको लेकर यहाँ बवाल हो गया और कंप्लेन की गई है। इसको देखते हुए जो भी उस समय सक्षम अधिकारी थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो क्या ये खबर कब सामने आई थी? ये कल सामने आई खबर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप की 29 सोसाइटियों में
नगर निकाय चुनाव में नोटा दबाने का पोस्टर लगाया गया। लोगों में टाउनशिप की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उससे नाराजगी जताई। उनका कहना है कि 3 बार निकाय चुनाव होने के बाद भी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ है, ना ही अब तक सुविधाएं मिल पाई हैं। ऐसे में यहाँ के 4000 वोटरों ने किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। पोस्टर में लिखा है कि बायो CNG प्लांट आने से लोगों को परेशानी होगी, जिसका लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। मामला गाजियाबाद का है, जहां पोस्टर में लोगों से अपील की गई है। पिछले 12-13 सालों में यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ पर लोगों को डंपिंग ग्राउंड बायो CNG प्लांट का मिला। यहाँ पे पास में डंपिंग ग्राउंड भी बेवजह होता रहता है। कार्बन फैक्ट्री है, यहाँ पे कोई चौड़ी रोड सड़क नहीं है। काफ़ी दिनों से इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन नगर निगम में बीजेपी, विधायक हमारे बीजेपी के, सांसद हमारे बीजेपी, मुख्यमंत्री हमारे बीजेपी के और प्रधानमंत्री हमारे बीजेपी के, फिर भी बीजेपी को लगभग 80 से 90% वोट यहाँ से मिलता है। इतना होने के बावजूद भी यहाँ की जनता के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी एक ढंग का कार्य नहीं किया गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या समस्या है लोगों की जिसके वजह से वो लोग नाराज हैं यहाँ के? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से मैनिफेस्टो का बीजेपी की तरफ से जो जारी किया गया था, अच्छी सड़कें और पेयजल की व्यवस्था, इस तरीके कई सारी जो बातें मैनिफेस्टो में कही गई थी, तो जो क्रॉसिंग के लोग रहने वाले खासतौर पर वहां पर वो लोग काफी नाराज हैं। उन्होंने ये बोला कि जो यहाँ के MP हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने इस तरह की कोई भी वादे पूरे नहीं किए, तो उससे काफी नाराज दिखे लोग। उन्होंने सीधे मन बना लिया, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि सभी लोग जुमलेबाजी करते हैं, इस तरीके के जो वादे करते हैं जिनको निभाते नहीं है, तो उनको लेकर काफी नाराजगी दिखी। फीवर को लेकर ऐसी अन्य कई सुविधाएं हैं जिनको लेकर वो काफी नाराज थे। जिन्होंने अपने घर के बाहर नोटा जैसे पोस्टर चिपकाए, उसके बाद सीधे साफ तौर पर इशारा किया है कि जितने भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो कोई भी वोट नहीं डालेगा, साफ तौर पे वो नोटा पे जाके बटन दबा के सीधे चलाएगा। जी चलिए प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुक करते अगली खबर का। AIM के नेता आसिम वकार ने केरला फिल्म को टैक्स फ्री करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने से गुजरात के गुजराती का फायदा होगा। बच्चों की स्कूल फीस या दूध दही और रोड टैक्स फ्री करने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। टीम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको टैक्स फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लाइन में आ गए। उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में केरला स्टोरी टैक्स फ्री। केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने से उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिंदुओं को क्या फायदा? अगर आपको टैक्स फ्री करना था तो केरला स्टोरी को टैक्स फ्री ना करिए, दूध दही ये टैक्स फ्री कीजिए, रोड टैक्स फ्री कीजिए, बिजली का बिल फ्री कीजिए, वाटर टैक्स फ्री कीजिए, सीवर टैक्स फ्री कीजिए, बच्चों की फीस फ्री कर दीजिए स्कूलों में। और अगर बहुत आपको मोहब्बत है उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, तो जो पेट्रोल पे 60-60 रुपए वसूली हो रही है डीजल पे, इसमें सब छूट देकर आप इसको GST में लेकर आइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अंगद राय पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने अंगद राय की 2 प्रॉपर्टी सीज कर दी हैं। पुलिस ने भावरकुल थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में मकान को कुर्क कर लिया है, जबकि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर गांव में अंगद राय की पत्नी के नाम मकान कुर्क किया गया। दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 7.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अंगद राय वर्तमान में बिहार की जेल में बंद है। बदमाश है अंगद राय, जो IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है यहाँ, और खुद भी ये आजीवन कारावास का सजायाबी है। वर्तमान में भी बिहार जेल में बंद है, और इस समय यहाँ पे भी ये जनपद गाजीपुर से 50,000 का इनामी था, और इस पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत थे। उसी में इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई है। तो आज इसकी 2 बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति
14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण उसका जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया। तो वहीं देवरिया में कलावार समाज के आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करने की मांग की गई। कलवार समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय जायसवाल और जिलाध्यक्ष जेपी जायसवाल ने डीएम को पत्र देकर वीरेंद्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद ताहरपुर में ग्राम प्रधान के चचेरे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक शख्स मंगलवार से घर से लापता था, जिसकी तलाश घर वाले कर रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर मैनपुरी की है, जहां जिला कारागार प्रदेश ही नहीं देश के अन्य जिलों से अलग अपनी एक पहचान छोड़ रहा है। जिला कारागार प्रशासन जेल में बंद कैदियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। 798 क्षमता वाले मैनपुरी जेल में इस समय करीब 1100 कैदी बंद हैं। रिहाई के बाद कैदी अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए कैदियों की खेती बाड़ी की जानकारी दी जा रही है। बिजनौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ बिजनौर के डीएम उनीश मिश्रा ने किया। प्रतियोगिता में 9 राज्यों के करीब 72 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो यूपी के बिजनौर में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का समारोह किया गया। जिला प्रशासन की बड़ी पहल, यहां सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। बढ़ चढ़कर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की ये मुहिम की जा रही है, जिसमें 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिन चलने वाली प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो जिला प्रशासन की ओर से बड़ी पहल की गई है, जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पर्यटन को बढ़ावा देने की मुहिम में बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।